नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी ठीक होंगे और आज की वीडियो में मैं आपका करता हूं स्वागत। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेज बेस्ड और फुल इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर आया हूं। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम फिर से स्लोवाकिया के क्वेश्चन एंड आंसरिंग करेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस आपकी ओर से पिक किए होते हैं मैंने, जो जिन पर मैं रिप्लाई देने का ट्राई करता हूँ, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मैं अपनी ओर से क्रिएट करता हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके और एक ग्राउंड लेवल की आपको एक नॉलेज मिल सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियो को आगे शेयर कर दे जिसने भी यूरोप या शेंजन कंट्री की इंफॉर्मेशन लेनी हो। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम भी कर सकते हैं। हेलो के साथ में अपना प्रॉपर इंक्वायरी जो भी आपने पूछना होगा, जो भी आपका क्वेश्चन होगा डाल देना, मैं उस पर भी आपको रिप्लाई दे दूंगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज थोड़ी सी हेल्थ जो है ठीक नहीं है, तो काफी दिनों से वीडियो क्वेश्चन एंड आंसरिंग पर आ नहीं रही थी। इसकी वजह यही थी कि मेरी थोड़ी सी हेल्थ खराब थी, अब थोड़ा सा ठीक हो गया हूँ, इसलिए आज वीडियो लेकर आ गया हूँ। और फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और एक भाई का क्वेश्चन आया है, भाई ने पूछा है कि भाई मेरे को कोई कंपनी का नाम है, उनका मेरे को कॉन्ट्रैक्ट आया हुआ है और मेरे एजेंट ने मेरे को बोला है कि ये ऑफर लेटर है या वर्क परमिट है, लेकिन मेरे को मेरे एजेंट ने जस्ट इतना बोला है कि ये ऑफर लेटर है। ठीक है, तो मैं फुल कंफ्यूज हूँ, आप मेरे को क्लियर करना है क्या ये ऑफर लेटर है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है, क्या ये वर्क परमिट है। मैं आप सबको एक बात बता देता हूँ, जो ऑफर लेटर होता है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेज का होता है। उस पर लिखा होता है एक्सेप्ट ऑफ लेटर, जा लिखा होगा एक्सेप्ट ऑफ एप्लीकेशन, वाट एवर कुछ भी ऐसा लिखा होगा, वो सिंगल सिर्फ एक डॉक्यूमेंट होगा सिंगल पेज का। ठीक है, जिस पर लिखा होगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट थी वर्क परमिट की वो हमारी ओर से पिक कर ली गई है, ठीक है, या रिसीव कर ली गई है, वाट एवर। ठीक है, ऐसा लिखा होता है। और जो कॉन्ट्रैक्ट जो वर्क परमिट होता है वो सेम ही होता है, उसका नाम अलग अलग बोल सकते हो आप, कॉन्ट्रैक्ट और वर्क परमिट, बट बात एक ही है। और जो कॉन्ट्रैक्ट और वर्क परमिट होता है भाई वो 7 से 8 पेज का होता है। वो फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोवाकिया लैंग्वेज में भी आपको आपका एजेंट प्रोवाइड करके देगा और आपको इंग्लिश में भी वो प्रोवाइड करके देगा ट्रांसलेट करके। ठीक है, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं और हम उसको वर्क परमिट भी बोल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जो डाउट था अब सभी को क्लियर हो गया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट और जो वर्क परमिट होता है वो एक ही बात होती है, बस उसके नाम जो है अलग अलग है। ठीक है, कई कुछ लोग उसको वर्क परमिट बोल देते हैं, कुछ लोग उसको कॉन्ट्रैक्ट बोल देते हैं, लेकिन जो ऑफर लेटर होता है भाई वो सिंगल पेज का एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट होता है, जिस पर लिखा होता है कि जो आपकी एप्लीकेशन सी वर्क परमिट को लेकर वो हमने एक्सेप्ट कर ली है, अब हम आपको कॉन्ट्रैक्ट जो है जल्दी से जल्दी भेज देंगे, जब वर्क परमिट आपको हम इशू कर देंगे। ठीक है, ये होता है, बस इतना सा ही होता है और कुछ नहीं होता। बहुत ऐसे कमेंट आए हुए हैं जिसमें ये बोला वाला कि भाई मेरे को कॉन्ट्रैक्ट आया लेकिन वर्क परमिट नहीं आया, कुछ बोल रहे हैं कि भाई मेरे को वर्क परमिट आ गया है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं आया, मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरा कितने ईयर का वर्क परमिट है, वट एवर। उसमें जो भी लिखा होता है फुल एंड फाइनल क्लियर कट आउट लिखा होता है, उसमें वर्क परमिट में टर्म एंड कंडीशन प्रॉपर से लिखी होती है, जिसमें से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितने ईयर का लगा होता है। मोस्ट ऑफ केसों में 1 ईयर या 2 ईयर का ही वर्क परमिट होता है। ठीक है, उसके बाद आपकी टीआरसी बन जाती है, जैसे आप चले जाते हो तो वो एक्सटेंडेबल होती रहती है, जिसके बिहार पर आपको पीआर वहाँ की मिल जाती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक भाई का क्वेश्चन आया है, भाई ने मेरे को पूछा है कि भाई स्लोवाकिया की एज लिमिट क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम। भाई आप मेरे को डीएम कर लेना, क्योंकि जो एज का होता है वो हर एक कंपनी में डिफरेंट होता है। ठीक है, कहीं पर मैंने देखा है कि 19 ईयर वाला लड़का भी जा रहा है या लड़की जा रही है, कई मैंने कंपनियों में देखा है कि वो 21 एज वाला लेते हैं। मैं ऐसे आपको प्रॉपर से कन्फर्म नहीं कर सकता कि कितनी एज चाहिए। 18 वाले को भी वीज़ा मिल जाता है भाई। ठीक है, और अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो 40 से 45 साल के बीच में रखो कि आपकी एज होनी चाहिए, तो आपको वर्क परमिट जो है स्लोवाकिया का मिल जाएगा। ठीक है, जो एज का सीन है मैं ऐसे आपको कंफर्म नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक कंपनी का हर एक एज का सिस्टम अलग होता है। क्योंकि मैंने जितने भी देखे हैं, मैंने जितना भी मतलब कि सर्चिंग किया है, कहीं भी प्रॉपर डेट मेंशन नहीं है कि हमें 21 ईयर वाला लड़का चाहिए या लड़की चाहिए या कैंडिडेट चाहिए, वट एवर। जो भी लिखा होता है भाई वो प्रॉपर नहीं लिखा हुआ। अगर आपकी एज 18 से ऊपर है तो आप मेरे को डीएम कर लेना और मैं आपको कंफर्म करके दे दूंगा कि कितनी एज परफेक्ट है। लेकिन आप ये मानकर चलो 18 से 45 के बीच बीच में अगर आपकी एज है तो आप वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हो, आप वर्क परमिट जो है अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। एक भाई का क्वेश्चन है, भाई ने मेरे को बोला है कि भाई एजेंट का नंबर प्रोवाइड कर देना, मुझे ग्रीस जाना है, अर्जेंट है, तो भाई जितना जल्दी हो सके मेरे को नंबर ड्रॉप करो और मैं वहां पर जाकर आता हूँ। ठीक है, भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बता देता हूँ,
आप मुझे जितने भी ऐसे क्वेश्चन या क्वेरीज करनी होती है आप मेरे को इंस्टाग्राम पर क्वेरीज किया करो, क्योंकि अगर मैं उनका नंबर ऐसे यूट्यूब पर आपको अकेले को यूट्यूब पर भेज दूंगा तो भाई बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि यार नंबर तो ले लेते हैं लेकिन क्वेरीज करके छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता। मैं ऑलवेज हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आपको कोई अच्छा एजेंट मिलता है तो वेल एंड गुड, अगर आपको कोई भी अच्छा एजेंट नहीं मिलता तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, मैं उनका नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन हाँ, जो सीरियस कैंडिडेट होंगे जिन्होंने सच में ही स्लोवाकिया या ग्रीस या वाट एवर किसी भी कंट्री में जाना हो, वो सीरियस होंगे कि हाँ मैंने जाना है, तो मैं उनको नंबर प्रोवाइड करवाता हूँ ताकि आप ऑफिस में जाकर विजिट करके आपकी जो भी कंजर्वेशन होगी, जो भी क्वेरीज होगी, आप वहाँ पर जाकर क्लियर कट आउट कर कर अपना वीज़ा अप्लाई कर लो, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने पहले पहले बहुत नंबर शेयर किया था लेकिन काफ़ी लोग क्या करते हैं यार क्वेरीज करते हैं उसके बाद में छोड़ देते हैं, ठीक है। सो इसलिए मैं नंबर यूट्यूब पर अब शेयर नहीं करता। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का कोई क्वेरीज है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करो, तो अब वहाँ पर मैं आपको उनका नंबर शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक भाई का मैसेज इटली को लेकर आया है। भाई ने पूछा है कि अगर हम असाइलम वहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं, असाइलम हमारी एक्सेप्ट हो जाती है, तो उसके बाद क्या हम अपनी होम कंट्री में इजीली जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। तो भाई मैं आपको क्लियर कट आउट कर दूं, अगर आपने किसी भी कंट्री की असाइलम अप्लाई किया और वहाँ की असाइलम जो है एक्सेप्ट हो जाती है, तो आप इंडिया या किसी भी आपकी जो होम कंट्री है आप वहाँ पर एज अ लीगल नहीं जा सकते। क्योंकि जब हम असाइलम अप्लाई करते हैं तो हम वहाँ पर मेन रीज़न यही देते हैं कि हमें हमारी कंट्री में एनी रीज़न कोई भी लगा लो कि हमें वहाँ से खतरा है, तो हमें इसलिए यहाँ पर असाइलम चाहिए, ठीक है। कोई भी आप वहाँ पर सॉलिड रीज़न बताते हो तभी जाकर आपकी जो है असाइलम अप्लाई होती है या एक्सेप्ट होती है, तो आप होम कंट्री के लिए एलिजिबल नहीं होते। फिर जब आपको वहाँ का पीआर या टीआरसी कार्ड जो भी आपको मिल जाएगा प्रूफ वहाँ का, फिर आप अपने होम कंट्री में ऐसे इजीली नहीं जा सकते जैसे लीगल होते हैं ना लोग, भी वीज़ा लेकर जहाँ टिकट वगैरह लेकर डायरेक्ट है ना चले जाते हैं होम कंट्री में, आप ऐसा नहीं जा सकते, ठीक है, एज अ लीगल। हाँ, लेकिन बहुत से केसों में देखा है लोगों ने जो पहले असाइलम ली थी काफ़ी लोग चले भी जाते हैं, लेकिन जो अब का सीन चल रहा है कि अब आप वहाँ पर अगर असाइलम अप्लाई कर लोगे, अगर आपके पास असाइलम आ चुकी है, आपको एक्सेप्ट हो चुकी है, तो आप होम कंट्री में ईजिली नहीं जा सकते, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक भाई ने क्वेश्चन किया है कि भाई मेरे को ऑफर लेटर मिल चुका है, अब वर्क परमिट आने को कितना टाइम लगेगा, टोटल कितना प्रोसेस होता है स्लोवाकिया के लिए, मेरे को क्लियर कट आउट करें। मेरे एजेंट ने मेरे को बोला है कि आप वर्क परमिट जैसे ही आएगा हम आपको अपॉइंटमेंट दिलवा देंगे और उसके बाद आपका वीज़ा आ जाएगा। तो भाई मैं आपको पहले तो एक बात बता देता हूँ, जो ऑफर लेटर होती है भाई वो मोस्ट ऑफ केसों में स्टडी वीज़े में आती है, ठीक है। वर्क परमिट में बहुत मैंने कभी देखा ही नहीं है यार कि हाँ कि ऑफर लेटर आया है, ठीक है। डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट ही आता है जिसको हम वर्क परमिट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी जो फाइल होती है वो एम्बेसी में जानी होती है, जो कि आपका एजेंट या आप खुद या आपकी कंपनी एक ही पासपोर्ट पर एक ही मेल राही आपको अपॉइंटमेंट उठाकर दे सकते हैं या आप खुद उठा सकते हो। उसके बिहाफ पर 2 और 3 वीक्स में ही आपका जो वीज़ा होता है वो इशू होकर हो जाता है और आप फ्लाई कर जाते हो, ठीक है। सिमिलरली ये क्वेश्चन और काफ़ी लोगों की ओर से आया हुआ है जिसमें लोगों ने पूछा है कि भाई अभी एम्बेसी क्यों डिले कर रही है जबकि हॉलीडेज तो ख़त्म हो चुकी है, हमारा जो केस है इतने मंथ्स हो चुके हैं भाई, अभी भी प्रोसेसिंग में चल रही है, तो क्या दिक्कत है। तो भाई मैं आपको एक बात बता देता हूँ, बहुत रेयर चांस होते हैं जिसमें कि आपकी जो फाइल है वो स्टक हो जाए या रुक जाए, है ना। क्योंकि ये यार कनाडा की फाइल सिस्टम की तरह काम नहीं करता, ये ऑफलाइन प्रोसेस होता है, ऑनलाइन प्रोसेस नहीं होता। जैसे हम कनाडा में फाइल अप्लाई करते हैं तो कनाडा का जितना भी प्रोसेस होता है वो सभी का सभी ऑनलाइन होता है, सो जिसमें डिले होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम बात करें स्लोवाकिया की, तो स्लोवाकिया में ऑफलाइन प्रोसेस होता है, जैसे कि आप वहाँ पर अपनी फाइल लेकर जाते हो तो बायोमेट्रिक होती है, तो बायोमेट्रिक के बाद में आपका वीज़ा लगकर आ जाता है। अगर बात करें डिले की, तो भाई मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पहले जो था पीसीसी मैंडेटरी नहीं थी, लेकिन अब जो है पीसीसी मैंडेटरी हो चुकी है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि विदाउट पीसीसी ही अप्लाई कर देते हैं और तब क्या होता है कि वहाँ पर जो रिजेक्शन आ जाती है, जहाँ आपको रिक्वायरमेंट डाल देते हैं कि भाई पीसीसी करवा कर दो। अगर आप पीसीसी करवाकर आप अपोस्टाइल करवाकर फिर आप अपनी एम्बेसी में फिर से जाकर सबमिट करते हो, तो इसकी एक रीज़न ये भी हो जाता है कि आपका वीज़ा डिले आने का चांस हो जाता है। और दूसरे नंबर पर अगर आपके पेपर अच्छे से लगे हो, डॉक्यूमेंट जो फाइलिंग वगैरह अच्छे से की गई हो, तो इतना डिले नहीं होता।
2 से 3 वीक्स लगा लो कि इतना ज़्यादा टाइम लगता है, उसके बाद वीज़ा आ जाता है। वीज़ा रेशो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है अभी तक जो वीज़ा रेशो है बहुत बढ़िया चल रहा है स्लोवाकिया का। अभी तक मैंने कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देखा कि किसी की रिफ्यूज़ल आ गई हो। अगर रिफ्यूज़ल आई भी होगी तो भाई मेन रीज़न यही होता है कि आपकी फ़ाइल अच्छे से नहीं लगी होगी, जहाँ आपने पीसीसी नहीं करवाई होगी, जहाँ आपकी पीसीसी एक्सपायर होगी। ठीक है, ऐसी रीज़न की वजह से आपका जो वीज़ा रिजेक्ट होता है, तो अदरवाइज वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता। अब सेम एक सिमिलर क्वेश्चन आया था पीसीसी को लेकर, भाई ने मेरे को मैसेज किया था कि भाई जो मेरी फ़ाइल है वो सबमिट हो चुकी है, मैंने जो एम्बेसी में जाया हूँ, मेरी बायोमेट्रिक हो चुकी है, लेकिन जो मेरी जो पीसीसी है वो आफ्टर 1 मंथ के बाद में मेरी जो है पीसीसी एक्सपायर हो जाएगी। तो क्या मेरे को स्लोवाकिया में जाकर फिर से पीसीसी अप्लाई करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर तो आप 3 मंथ वाले वीज़े पर जा रहे हो तो आप क्या करो, जब आपकी बायोमेट्रिक हो जाती है, आपको वीज़ा आ जाता है, तो आपके पास 10 से 15 दिन तो होते हैं, तो आप क्या करो अपनी पीसीसी अप्लाई कर दो। ठीक है, पीसीसी अप्लाई करने के बाद 1 वीक के अंदर अंदर ही आपके जो पुलिस वेरिफिकेशन हो जाती है, और उसके बाद में जो पीसीसी होती है वो आपके घर में 20 दिन के बीच बीच में आ जाती है। और उसको पोस्टल करवाओ और घर वालों को बोलो कि मेरे को पीछे से पोस्ट कर दें। ठीक है, डीएचएल वगैरह बहुत अच्छे कोरियर है जो 1-2 दिन में पहुंचा देते हैं वहाँ पर। तो ऐसे आप अपनी पीसीसी को दोबारा से लेकर वहाँ पर जा सकते हो, क्योंकि जब आपको टीआरसी कार्ड मिलेगा तो आपको पीसीसी उनको देनी पड़ेगी। ठीक है, सो ये एक अच्छा सा मतलब कि सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि मेरे को पता है काफ़ी मेरे को मैसेज ऐसे आते हैं कि भाई मैंने वीज़ा अप्लाई कर दिया है लेकिन पीसीसी जो है अभी एक्सपायर होने वाली है, तो मैं क्या करूँ? तो भाई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे ही वीज़ा आ जाएगा आप अपनी अप्लाई कर देना, 20 दिन का प्रोसेस होगा। अगर तो एजेंट ने बोल दिया कि 20 दिन के बीच बीच में अप्लाई कर जाओ, तो आप अपनी जो पासपोर्ट की होती है पीसीसी उसको आप अप्लाई करके आप जा सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक भाई का क्वेश्चन आया था, भाई ने पूछा था कि क्या भाई स्लोवाकिया में भी कोई ऐसी कंपनी है जो फ्री में वर्क परमिट प्रोवाइड कर दें और फ्री में ही आपको मतलब कि वहाँ की रिहाइश मिल जाए? कहने का मतलब टोटल ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट में ऐसा कोई सीन चलता है वहाँ पर कि नहीं चलता? तो भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कि यूके या इंग्लैंड लगा लो, वहाँ पर ना जॉब सीकर वीज़ा निकलता है ना, जिसको बोलते हैं कि जॉब सीकर वीज़े का मतलब होता है कि आपने वहाँ पर जाकर जॉब ढूंढनी है और आप अप्लाई कर सकते हो। लकी ड्रॉ जो डलता है तो उसमें से आपको, अगर आपकी किस्मत होगी तो आपको वीज़ा मिल जाएगा ना। सो भाई ऐसा स्लोवाकिया में कोई सीन नहीं है, फ्रॉड हो जाएगा आपके साथ, स्कैम हो जाएगा। कोई भी स्लोवाकिया में ऐसा वीज़ा, कोई भी कंपनी या कोई भी एम्बेसी अभी तक ऐसा कोई सीन क्रिएट नहीं हुआ है। अगर कोई आपको बोल रहा है ऐसा तो आप उससे बचें, क्योंकि आपका जो मनी और वेस्टेज हो जाएगी। कोई भी अभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट में वर्क परमिट प्रोवाइड नहीं होता, कोई जॉब सीकर वीज़ा स्लोवाकिया में नहीं निकल रहा अभी तक। ठीक है, सो इन चीज़ों से थोड़ा सा बच कर रहें। ठीक है, एक भाई ने मेरे को मैसेज किया था कि मैं सऊदी अरेबिया में रहता हूँ, मेरे को 3 साल हो चुके हैं यहाँ पर रहते को, काम करते को, तो क्या जब मैं स्लोवाकिया का वीज़ा अप्लाई करूँगा तो मेरे को सऊदी अरेबिया की भी पीसीसी लगवानी पड़ेगी कि क्या इंडिया की पीसीसी ही चल जाएगी? तो भाई मैं आपको क्लियर कट आउट कर दूं, अगर आपने स्लोवाकिया का वीज़ा इन इंडिया से अप्लाई किया है तो भाई आपको इंडिया की ही पीसीसी लगवानी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप सऊदी अरेबिया से अप्लाई करोगे तो भाई वहाँ की पीसीसी भी लगेगी, और वो पीसीसी जैसे कि होती है वो भी इंडिया से ही वेरीफाई होगी, लेकिन जो पीसीसी जो अप्लाई होगी वो सऊदी अरेबिया से ही अप्लाई होगी। ठीक है, जिस भी एजेंट के पास आप अप्लाई करोगे उससे कंफर्म कर लेना कि भाई मेरे को सऊदी अरेबिया से अप्लाई की हुई पीसीसी आपको चाहिए कि क्या हमें इंडिया की पीसीसी ही अकेली काम कर जाए। क्योंकि अगर आपकी देखो इमिग्रेशन जो एम्बेसी है, अगर तो आपने सऊदी अरेबिया से फिंगर बायोमेट्रिक होगी आपकी, तो भाई ऑब्वियसली आपको सऊदी अरेबिया की ही आपको पीसीसी लगवानी पड़ेगी। और आपको एक्स्ट्रा मैं आप बता दूं कि अगर उन्होंने रिक्वायरमेंट डाल दी कि हमें इंडिया की पीसीसी भी चाहिए, तो आपको इंडिया की भी पीसीसी करवानी पड़ेगी। सो इससे अच्छा यही है, तो अगर आप स्लोवाकिया को जाना है आप दोनों पीसीसी अप्लाई कर लें, आपका ही बेनिफिट होगा कि वीज़े में रिजेक्शन किसी भी तरह की आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, सो अब जो क्वेश्चन से आपकी ओर से पिक किए गए थे, तो वीडियो काफ़ी आज लंबी हो गई है, थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं थी, इसकी वजह से थोड़े क्वेश्चन जो है काफ़ी पेंडिंग पड़ गए थे। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन माइंड में चल रहा हो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना, नहीं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे को अपना जो भी आपकी क्वेरीज होगी डाल देना। मैं नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन एंड आंसरिंग की लेकर आऊँगा, उसमें मैं आपका जो क्वेश्चन है जो डाल दूंगा। वैसे तो मैं ऑलमोस्ट सभी के कमेंट्स के रिप्लाई दे देता हूँ, क्योंकि मेरे को होता है कि वीडियो कभी कभार डिले हो सकती है, तो आपके जो माइंड में डाउट है वो चलता रहेगा, इसलिए मैं आपको कमेंट में भी रिप्लाई दे देता हूँ। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं जो सभी के काम में आने होते हैं, तो इसलिए मैं उसको वीडियो में डाल देता हूँ। ठीक है,
आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक और वीडियो को आगे शेयर कर देना। इंस्टाग्राम पर भी मेरे को फॉलो कर लेना। ऐसी और एक अच्छी सी वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक के लिए बाय बाय, सत श्री अकाल।